तो अपने क्वेश्चन के अनुसार सपोज करो कि ये एक रेफरेंस फ्रेम है जिसका नाम हमने के दिया है। इस रेफरेंस फ्रेम में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दो पार्टिकल्स v1 और v2 के वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। पहला पार्टिकल जिसका वेलोसिटी v1 है, इसका मास है m1, और दूसरा पार्टिकल जिसका वेलोसिटी v2 है, इसका मास है m2। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ऐसे मान लो। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम के डैश का वेलोसिटी निकालिए जिसमें इन दोनों पार्टिकल का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए। तो चलिए हमने ऐसे मान लिया कि ये हमारा के डैश रेफरेंस फ्रेम है और ये रेफरेंस फ्रेम ऐसे भी के वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, राइट। अब चलते हैं इस रेफरेंस फ्रेम में दोनों पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को, है ना, लिखने के प्रोसेस में। पहली बात तो ये है कि अगर मैं के डैश फ्रेम में मास m1 का वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो इसका मतलब हो गया कि हमें इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी निकालना है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ m1 इन फ्रेम। कौन सा फ्रेम? फ्रेम के डैश। इसको आप v1 के डैश कह दीजिए ऐसे आप। दिस विल बी ऑब्वियसली v1 माइनस v के बराबर। देखो हमने अपने क्वेश्चन में वेक्टर का साइन ड्रॉप कर दिया है, वो क्यों किया है वो आगे हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ मास m2 इन फ्रेम के डैश, इसको v2 के डैश कहिए। इसका भी वही मतलब हो गया कि जब भी हमको के डैश फ्रेम में m2 का वेलोसिटी निकालना है तो बेसिकली हमको m2 का इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो ये हो गया हमारा v2 माइनस v के बराबर, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम इस v का डायरेक्शन को देख लें। दूसरी बात v1 और v2 का हमने वेक्टर का साइन ड्रॉप को कर दिया है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके लिए एक बात बताइए, अगर अपने बुक में ये सिंपली v1 लिखा है और ये सिंपली v2 लिखा है और पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो दो ही चॉइस है उनके डायरेक्शन का। या तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो जनरली हम वेलोसिटी को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और जब नेगेटिव में वो मूव करते हैं तो हम उनको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो अपने बुक में कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया है, तो इसलिए हमने ये मान लिया है कि भैया ये दोनों जो है ना, आगे कुछ साइन नहीं दिया है, तो हमने ये मान लिया कि हमारे दोनों पार्टिकल्स पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। और जब पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो जैसा कि ये भी हमने बताया कि इसके आगे साइन पॉजिटिव होना चाहिए, इसके आगे साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, हमने अपने रेफरेंस फ्रेम के डैश का वेलोसिटी भी उसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्यों ले लिया है, जरा ये भी देखिए। भाई आगे चल के हमको चूँकि काइनेटिक एनर्जी निकालना है और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ v²। तो इस रेफरेंस फ्रेम में, मतलब के डैश रेफरेंस फ्रेम में, अगर मैं m1 का काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूँगा तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1, ऐसे कह देता हूँ मैं, हो जाएगा हाफ m1 ये v1 माइनस v का स्क्वायर, राइट। भाई ये दोनों तो वेक्टर हैं बेसिकली, हालांकि हमने साइन वेक्टर को पॉजिटिव नेगेटिव से डिनोट कर दिया है, बट है तो ये वेक्टर। तो मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूँगा तो ये दो वेक्टर v1 और v के बीच का डिफरेंस को डिनोट करता है। और उसके लिए हमारे पास देखिए फार्मूला है कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं v1 v2 ऐसे, तो इनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा होता है, जहाँ थीटा v1 और v2 के बीच का एंगल है। देखो इस v2 को इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमने फार्मूला लिखा है,
अब समझिए, इस मैग्नीट्यूड को अगर मिनिमम होना है तो उसके लिए कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा मैक्सिमम होने का मतलब ये हो गया कि V1 और V2 एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए ना। ये होना चाहिए था 1 और इसके लिए थीटा हमारा हो जाना चाहिए था 0। तो चूंकि हमने पहले से ही यहाँ पे ले रखा है कि पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो हमारा फ्रेम भी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगा हाफ m1 v1 माइनस v का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 माइनस v का स्क्वायर। इसको क्या होना है? इसको तो मिनिमम होना है, और ये ऑब्वियसली v का फंक्शन है, क्योंकि v1 और v2 तो कांस्टेंट है, गिवन है हमको, और m1 m2 तो बदल नहीं सकते हैं। तो इसको मिनिमम होने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं और उसको 0 से इक्वेट कर दूं। तो भाई जब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखना कितना होता है। इसका हो जाएगा आपका m1 v1 माइनस v, है ना, m1 v1 माइनस v, और ये माइनस के साथ। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका m2 v2 माइनस v, ये भी माइनस के साथ। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ माइनस ऐसे लगा दे रहा हूँ। अब चूंकि ये 0 होना है, देखो जब 0 होना है तो ऑब्वियसली मेरे लिए क्या हो गया, ये हो गया m2 v2 माइनस v, मतलब इसको मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस हो जाएगा, है ना, और इधर जो हो जाएगा, इसको माइनस को मैं अंदर कर दूँ तो हो जाएगा m1 v माइनस v1। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, देखिए, तो ये आपका हो गया m2 v2 माइनस m2 v इक्वल्स टू हो गया m1 v माइनस m1 v1, है ना। अब क्या करेंगे आपको तो v निकालना था, तो v वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। तो ये देखो, माइनस m2 v को उधर ले जाओगे और माइनस m1 v1 को इधर ले आओगे, तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और इधर बेटा जब जाएगा ये, तो ये m2 v प्लस m1 v, और यहाँ से आप कॉमन लेकर के v आराम से लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2। तो हमको ये पता हो गया कि जो k डैश रेफरेंस फ्रेम है, उसकी वेलोसिटी इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। या ऐसे कहो कि हमारा जो रेफरेंस फ्रेम k डैश है, अपने सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, उनके सेंटर ऑफ मास के साथ अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो बड़ा आसानी से निकल गया। अब हम लोग पहुंचते हैं दूसरे पार्ट पर। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई देखो, जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पॉसिबल है के डैश में, वो निकाल के दिखाइए। तो अरे भाई, हमने भी तो निकाल ही लिया है, हमने भी निकाल लिया। अब मैं भी को रख दूंगा सिंपली इसमें। तो यहाँ मेरे पास आएगा, देखिए यहाँ मेरे पास आएगा, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। ये जो हो जाएगा क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m1 v1 माइनस v का स्क्वायर। तो v1 माइनस v को आप लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 का ऐसे होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा हाफ m2 v2 माइनस वही m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब आपको सिंपली, है ना, इसको ब्रैकेट वैकेट को ओपन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। हाफ m1, यहाँ पे देखो जब तुम एलसीएम लोगे तो m1 v1 कट जाएगा,
ऊपर आ जाएगा, देखिए आपका M2 है ना, M1 V1 कट जाएगा, ये हो जाएगा M2 V1 माइनस M1 V1, M1 V1 तो कट गया ना, M2 V1 माइनस M2 V1 माइनस M2 V2, सॉरी M2 V2 होना है यहाँ पर, डिवाइडेड अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखना। अच्छा यहाँ पे देखो, जब इसका तुम एलसीएम लोगे तो M2 V2 देखो कट जाएगा, यहाँ आएगा तुम्हारा M1 V2 माइनस M1 V1, नीचे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप देखिए, इसमें से M2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से M1 कॉमन ले लेंगे, और मैं तो कहूँ कि पूरा का पूरा हाफ M1 प्लस M2 स्क्वायर ऐसे कॉमन ले लो। ऊपर देखो हो जाएगा तुम्हारा M1 M2 का स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा M2 M1 का स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। भाई साहब, अब मेरे लिए बस एक ही काम है कि M1 M2 है ना, M1 M2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया M1 M2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर पहले से था। अच्छा, जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो एक M2 ये बचेगा और एक M1 ये बच जाएगा, ये फटाफट से इसको काट दो। देखो तो बड़ा आसानी से आपका कम्युलेटिव काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया, बहुत आसान था। इसमें तो बस केवल इतना समझ लेना था कि काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए, और चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी दो बातों पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम और इस वेलोसिटी का V1 और V2 के साथ जो एंगल बन रहा है ना, वो तो हमने दोनों चीज़ पहले से ही क्लियर कर दी।